बेंगलुरु के केंद्र में स्थित सूर्यदेव इंडस्ट्रीज की ऊंची चमकदार इमारत की 17वीं मंजिल पर एक विशेष बैठक चल रही थी। कमरा वातानुकूलित था, दीवारों पर डिजिटल डिस्प्ले लगे थे और सामने की स्क्रीन पर जर्मन भाषा में भरा एक जटिल तकनीकी दस्तावेज प्रदर्शित हो रहा था। कमरे में बैठे थे कंपनी के उच्च अधिकारी, प्रोजेक्ट लीड्स, सीनियर इंजीनियर्स और रणनीतिक सलाहकार। लेकिन सबकी आंखों में एक ही डर था, इस दस्तावेज का कोई मतलब ही नहीं निकाल पा रहा था। और बाहर विदेशी साझेदार समय पर उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरे के एक छोर पर बैठीं थी राधिका मेहरा, कंपनी की सीईओ। सादा सफेद सूट, बाल बंधे हुए, तीखी आंखें और होठों पर एक सख्त रेखा। उनकी उपस्थिति ही कमरे को सन्नाटे में डाल देती थी। उन्होंने उंगलियों से मेज पर हल्की थाप दी और कहा, तो क्या कोई है जो इस दस्तावेज को समझ सकता है? एक गहरी खामोशी छा गई। टेक्निकल हेड ने हिम्मत जुटाई, मैडम, यह दस्तावेज जर्मन की पुरानी शैली में है और इसमें कई विशेष तकनीकी शब्द हैं। हमें समय चाहिए। राधिका की निगाहें और भी नुकीली हो गईं। समय हमारे पास नहीं है। विदेशी प्रतिनिधि नीचे इंतजार कर रहे हैं। अगर हमने यह नहीं समझा तो हमारी डील चली जाएगी। तभी उनकी नज़र कमरे के एक कोने में पड़ी। वहां एक दुबली-पतली महिला झुकी हुई फर्श पर गिरे पानी के निशान को पोंछ रही थी। हाथों में पुराना कपड़ा और चेहरे पर झुर्रियों की लंबी कहानी। अरे, आप सामने आइए। कमरे के सभी लोग चौंक उठे। वह महिला धीरे धीरे उठी और झिझकती हुई आगे बढ़ी। आपका नाम? सविता देवी, मैडम। सफाई कर्मचारी। राधिका की आंखों में एक हल्की हंसी की झलक थी, लेकिन वह मुस्कराई नहीं। कितने सालों से यहाँ है? करीब 10 साल हो गए। राधिका ने एक दस्तावेज की कॉपी उनकी ओर सरकाई और बोली, अगर आप इस दस्तावेज को समझ सकें तो आपको 6 महीने की सैलरी बोनस के रूप में मिलेगी। कमरे में कुछ लोग हंस दिए। एक जूनियर मैनेजर बुदबुदाया, सफाई कर्मचारी और जर्मन, ये तो मजाक है। लेकिन सविता देवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने दस्तावेज को हाथ में लिया, अपनी पुरानी चश्मा पहनी और चुपचाप पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया, यह हिस्सा ऊर्जा प्रवाह प्रणाली से संबंधित है। यहाँ लिखा है कि संचालन से पहले प्रतिक्रिया दर की दोबारा जांच आवश्यक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह लाइन कह रही है कि यदि दबाव 35 यूनिट से अधिक हो जाए तो प्रणाली को तुरंत बंद करना होगा, वरना विस्फोट का खतरा है। एक वरिष्ठ इंजीनियर की आंखें फैल गईं, ये बात तो सही है। हमने ये देखा ही नहीं था। अब सभी दस्तावेज की ओर झुक गए और सविता देवी, जो कुछ क्षण पहले अदृश्य थीं, अब उस कमरे की केंद्र बिंदु बन गई थीं। राधिका की आंखों में अब अविश्वास नहीं, बल्कि गहन जिज्ञासा थी। आपने यह सब कहाँ सीखा? सविता चुप रहीं। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखें शांत थीं। उन्हें याद आया, रातों को बेटी अनाया के साथ बैठना, उसका हर शब्द आत्मसात करना। अनाया, जो कभी इसी कंपनी में काम करती थी और अब नहीं रही। मैंने कुछ नहीं किया, मैडम, सिर्फ सुना और याद रखा। कमरे में सभी अब उनके चारों ओर थे। राधिका उठीं, कमरे के बीच में आईं और बोलीं, शायद हमें फिर से सोचना चाहिए कि ज्ञान केवल डिग्री से आता है या अनुभव और समर्पण से भी। लेकिन उनके शब्दों में अब भी एक चेतावनी थी। सविता जी, अगर आप सच में इतना जानती है, तो एक और काम करिए। यह बताइए कि दस्तावेज के अंत में जो कोड लिखा है, वह किसका है? क्योंकि मुझे लगता है, यह दस्तावेज छेड़ा गया है। सविता की आंखें चौंक उठीं। क्या राधिका भी वही देख रही थीं जो उन्होंने देखा था? मुझे समय दीजिए, मैडम। और एक कंप्यूटर तक पहुंच। राधिका ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, ठीक है, आपको एक मौका मिलेगा। लेकिन याद रखिए, आप जो करने जा रही है, वह एक गेम नहीं है। इसमें कंपनी का भाग्य जुड़ा है। सविता ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैडम, अब मेरे लिए यह कंपनी की बात नहीं, यह मेरी बेटी की आत्मा की बात है।
राधिका की आंखों में एक अनकहा सवाल कौन था। शायद उस दिन पहली बार उन्होंने एक सफाईकर्मी को इंसान के रूप में देखा, एक माँ के रूप में जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। कमरे में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार आदर के साथ। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसमें एक मामूली महिला ने असंभव को संभव किया, सिर्फ अपने धैर्य, माँ के प्रेम और मस्तिष्क की ताकत से। सविता देवी को कंप्यूटर रूम में ले जाया गया। वह जगह जहां उन्होंने पहले केवल झाड़ू लगाई थी, अब उनके सामने ज्ञान का एक युद्ध भूमि बन चुकी थी। चारों ओर मॉनिटर, कीबोर्ड, सर्वर की हल्की गूंज और दीवारों पर लगे नेटवर्क मैप। उनके साथ था राहुल सिंह, एक होनहार लेकिन अब तक सविता को संदेह की निगाहों से देखने वाला सिस्टम इंजीनियर। राहुल ने कंप्यूटर ऑन किया, स्क्रीन पर दस्तावेज और सिस्टम लॉग्स खुल गए। वह अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। आपको तकनीकी सिस्टम चलाना आता है? उसने पूछा। सविता ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा, जैसे वह कोई पुराना चेहरा देख रही हो। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे ये सिस्टम नहीं आता, लेकिन मुझे मेरी बेटी की बातें याद है। राहुल हैरान था। आपकी बेटी? सविता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी आवाज को संयमित करते हुए कहा, अनाया। वो यहाँ काम करती थी, सिस्टम इंजीनियर थी। जब वह घर आती तो अपनी बातें, कोर, नई नई तकनीकें मुझे समझाने की कोशिश करती। माँ बेटी के बीच का प्यार था और तकनीक हमारी भाषा बन गई थी। उन्होंने दस्तावेज की अंतिम लाइन की ओर इशारा किया, यह कोर, यह उसका अंदाज है। उसके कोड में हमेशा एक छुपा संदेश होता था। यह वही पैटर्न है। राहुल ने ध्यान से स्क्रीन पर देखा। कोर में कुछ विशेष वर्ण दोहराए गए थे। उन्होंने पूछा, आप कह रही है कि ये कोर किसी खास उद्देश्य से डाला गया है? हाँ, सविता ने सिर हिलाया। यह किसी इंजीनियर का नियमित नोट नहीं है। यह एक चेतावनी है। राहुल ने झटपट टाइप किया और लॉग्स को खोलकर देखा। आप सही है। यहाँ एक अनियमित लॉग है। किसी ने इस फाइल को आधी रात के बाद संशोधित किया है और फिर एक बार सुबह 3 बजे। लेकिन यह गतिविधि आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है। सविता ने चुपचाप कहा, किसी ने कुछ छुपाया है। और वह कोई साधारण कर्मचारी नहीं हो सकता। उसे सिस्टम एक्सेस था। राहुल की सोचने की क्षमता अब सक्रिय हो चुकी थी। हम यह भी देख सकते हैं कि यह एक्सेस किस सिस्टम से किया गया था। उन्होंने लॉग ट्रैक किया। स्क्रीन पर एक आईपी एड्रेस आया, जो सीधा कंपनी के तकनीकी निदेशक के ऑफिस के सिस्टम से जुड़ा था, मिस्टर देशमुख। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। यह असंभव है। मिस्टर देशमुख? सविता की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। मैंने उसे उस रात देखा था। मैं फर्श साफ कर रही थी। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं, पर मैंने देखा कि उसने स्क्रीन पर कुछ टाइप किया और जाते जाते एक फाइल को लॉक किया। राहुल बोला, आपने ये सब क्यों नहीं बताया? सविता ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं कौन हूँ? एक सफाई कर्मी। अगर उस दिन कुछ कहती तो कोई नहीं सुनता। आज कह रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की आत्मा कह रही है। अब चुप मत रहो, माँ। राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर वह शक नहीं जो पहले था, अब था विश्वास। मैम, हमें ये सब राधिका मैम को दिखाना होगा। नहीं, अभी नहीं, सविता ने रोका। हमें पुख्ता सबूत चाहिए, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं वे सच्चाई से ज्यादा राजनीतिक संतुलन देखते हैं। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हम नेटवर्क के बैकअप सर्वर से पुरानी फाइलें निकाल सकते हैं और उन पर टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। वह दोनों मिलकर सिस्टम में गहराई तक घुसे। पुराने रिकॉर्ड, लॉक्ड लॉग्स, इंक्रिप्टेड ट्रेस, हर एक लाइन को सविता ऐसे पढ़ती जैसे वह कविता हो, अनाया की लिखी हुई कविता, जिसमें हर शब्द में एक सुराग छुपा था। यहाँ सविता ने एक विशेष लाइन की ओर इशारा किया। यह अल्फा 135 कोर अनाया की खास विधि थी चेतावनी देने की। इसका मतलब होता था
सावधान रहो, यह भरोसेमंद नहीं है। राहुल विस्मित था। आप इसे कैसे जानती है? सविता मुस्कराई। क्योंकि उसने मुझे बताया था, बार बार, और मैं भूलना नहीं चाहती थी। अब दोनों के पास एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी, फाइल एक्सेस टाइम, संशोधन विवरण, छुपा हुआ कोर और संभावित खतरे की पुष्टि। राहुल ने पूछा, अब? सविता ने धीरे से कहा, अब मैं राधिका जी से मिलूंगी, लेकिन इस बार एक मां नहीं, एक गवाह के रूप में। उसी समय कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नई अधिसूचना आई। एक बाहरी यूजर ने लॉग ट्रेस को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन देर हो गई। राहुल ने समय रहते बैकअप बना लिया था। सविता ने देखा, वह संदेश था, चुप रहो वरना सब खत्म कर देंगे। राहुल बोला, हमें खतरे में डाला जा रहा है। सविता ने धीरे से स्क्रीन बंद की। अगर सच्चाई खतरा बन जाए तो झूठ कितनी गहराई तक फैला होगा। उस दिन की रात जब सविता अपने छोटे से कमरे में लौटी तो उनकी आंखों में अनाया की छवि तैर रही थी। बेटी की हंसी, उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ। और अब मां उसे न्याय दिलाने जा रही थी, चाहे इसके लिए उसे दुनिया से लड़ना पड़े। अगले दिन सुबह सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था जब सविता देवी अपने हल्के नीले साड़ी में, हाथ में कागजों और एक पुराना पेन लिए फिर से सूर्यदेव इंडस्ट्रीज के गेट पर खड़ी थीं। कल रात की घटनाओं ने उन्हें थका तो दिया था, पर उनकी आंखों में अब एक नई ऊर्जा थी, वह ऊर्जा जो किसी माँ को तब मिलती है जब वह अपने खोए हुए बच्चे को न्याय दिलाने निकले। राहुल पहले से ही अंदर उनका इंतजार कर रहा था। उनके पहुंचते ही उसने चुपचाप उन्हें इशारे से बुलाया। मैम, मैंने सब कुछ सेव कर लिया है। यह बैकअप फाइल है और इसमें उस रात का पूरा लॉग है। कौन लॉग इन हुआ, क्या फाइल बदली गई और कितने समय तक सिस्टम चालू रहा। सविता ने फाइल को देखा, फिर चुपचाप अपनी थैली से एक पुरानी डायरी निकाली। यह अनाया की नोटबुक है। इसमें वह अपने हर प्रोजेक्ट के बारे में मुझे समझाकर लिखवाती थी। देखो यह कोड, अल्फा 135, यह वही है जो कल रात की फाइल में मिला था। राहुल ने नोटबुक और बैकअप फाइल की तुलना की। यह तो एकदम मेल खा रहा है। इसका मतलब यह कोड अनाया ने ही लिखा था और किसी ने उसका इस्तेमाल किया उसे फंसाने के लिए। सविता का चेहरा कठोर हो गया। अब समय है राधिका मैम से मिलने का। सीईओ ऑफिस की ओर जाने वाले गलियारे में जब सविता और राहुल पहुंचे तो वहां हमेशा की तरह गहराई से सजे दीवारें, शांति और अधिकार की गंध थी। वे दोनों वहां खड़े थे, एक सफाईकर्मी और एक युवा इंजीनियर, लेकिन उनके हाथ में थी सच्चाई। राधिका ने दोनों को अंदर बुलाया। उनके चेहरे पर हल्की हैरानी थी कि सविता फिर सामने थी और इस बार उसके साथ राहुल भी। क्या बात है? राधिका ने पूछा, स्वाभाविक सख्ती के साथ। सविता ने शांत स्वर में कहा, मैम, हमारे पास प्रमाण है कि आपके तकनीकी निदेशक मिस्टर देशमुख ने दस्तावेज में छेड़छाड़ की और उन्होंने जानबूझकर एक खतरनाक कोर सिस्टम में डाला। राधिका की भौहें उठीं। आपके पास क्या है? राहुल ने यूएसबी निकालकर स्क्रीन से जोड़ा। स्क्रीन पर लॉग्स, एक्सेस टाइम्स, कोर स्ट्रक्चर और फोरेंसिक रिपोर्ट दिखने लगे। फिर उन्होंने अनाया की नोटबुक से मिलान किया। राधिका अब गंभीर हो चुकी थीं। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और बोली, यह बहुत गंभीर आरोप है। क्या आपको पता है कि देशमुख कंपनी में कितने वर्षों से है? उनकी साख कितनी मजबूत है? मुझे उनकी साख से मतलब नहीं, मैम, सविता ने दृढ़ स्वर में कहा। मुझे मेरी बेटी की सच्चाई से मतलब है, जिसे इस कंपनी ने दोषी मानकर निकाल दिया और जो अब इस दुनिया में नहीं है। राधिका कुछ पल तक चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं, सविता जी, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, लेकिन प्रक्रिया का पालन करना होगा। हमें कानूनी रूप से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना पड़ेगा और यह मामला अभी केवल हमारे बीच रहेगा। सविता ने सिर हिलाया, लेकिन उससे पहले कि वे कमरे से बाहर निकलते, दरवाजा खुला और एक और व्यक्ति अंदर आया, मिस्टर देशमुख। उनका चेहरा गंभीर था। मैंने सुना कि मेरे बारे में कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं।
राहुल हड़बड़ाया, लेकिन सविता ने खुद को संभाला। जी हाँ, और हमने प्रमाण भी दिए हैं। आपने आधी रात को सिस्टम में लॉग इन करके दस्तावेज में बदलाव किया। आपने अनाया के कोड का इस्तेमाल किया ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। देशमुख ने कुछ क्षण सन्नाटे में देखा, फिर हल्की हंसी में कहा, आप लोग क्या सोचते हैं? एक सफाई कर्मी और एक जूनियर इंजीनियर मिलकर कंपनी के डायरेक्टर को बदनाम कर देंगे। राधिका अब उठ खड़ी हुई। देशमुख जी, अगर आपके पास सफाई है तो आप दे सकते हैं, लेकिन जब तक यह मामला जांच में है तब तक आप अपने पद से निलंबित रहेंगे। देशमुख का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। आप इस औरत की बात पर मुझे निलंबित करेंगी? वह जिसकी बेटी खुद एक संदिग्ध थी। यह शब्द सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह टूटी नहीं। आपने अनाया को मारा नहीं, लेकिन आपने उसे मरने पर मजबूर किया। उसका आत्मसम्मान तोड़ दिया, उसका कैरियर छीना, और अब आप फिर वही दोहरा रहे हैं। राधिका की आवाज अब लोहे जैसी ठोस थी। आप जा सकते हैं, देशमुख। हमारी लीगल टीम आपसे संपर्क करेगी। देशमुख ने एक तीखी नज़र सब पर डाली और बिना कुछ कहे चला गया। कमरे में एक भारी चुप्पी छा गई। राहुल ने धीरे से कहा, क्या हमने सही किया? सविता ने उसकी ओर देखा। सही या गलत का फैसला समय करेगा, लेकिन जो हम जानते थे वह छुपाना गलत होता। राधिका कुछ देर सोचती रहीं। फिर उन्होंने कहा, सविता जी, मैं जानती हूँ आपकी बेटी के साथ अन्याय हुआ। अगर आप चाहें तो हम उसका केस दोबारा खोल सकते हैं। उसके खिलाफ लगाया गया हर आरोप दोबारा जांचा जाएगा। सविता की आंखों से आंसू गिरने लगे। धन्यवाद, मैम। यह बस वही है जो मैं चाहती थी। न सम्मान, न पैसा, बस मेरी बेटी की सच्चाई को मान्यता। राधिका ने कहा, आपने हमें याद दिलाया कि किसी कंपनी की नींव उसकी तकनीक नहीं, उसकी नैतिकता होती है। उस दिन जब सविता बाहर निकली तो आकाश में बादल थे, लेकिन हवा में एक नई उमंग थी। जैसे कुछ बंद दरवाजे अब खुलने लगे हों। और यह सिर्फ शुरुआत थी। सविता देवी को नहीं पता था कि उनके शब्दों का प्रभाव कितना दूर तक जाएगा, लेकिन उन्होंने जो ज्वाला जलाई थी वह अब बुझने वाली नहीं थी। उनके पास अब वह नहीं रहा जिसकी वह तलाश कर रही थीं, एक सबूत, एक गवाही या कोई आवाज। अब उनके पास था पूरा सिस्टम जो हिल चुका था। अगले कुछ दिन बहुत ही तनावपूर्ण रहे। कंपनी की कानूनी टीम ने अनाया के मामले को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। एक आंतरिक जांच समिति बनाई गई, जिसमें राहुल को तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। सविता से बार बार पूछताछ हुई, लेकिन हर बार वह शांत और स्पष्ट रहीं। उन्होंने एक-एक तारीख, एक-एक रात की बात बता दी, जिसमें अनाया ने उन्हें क्या-क्या सिखाया, कैसे वह कंपनी से निकाले जाने के बाद टूट गई थी और कैसे वह अपनी मां को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन हर सच्चाई की तरह यह सच्चाई भी शांत नहीं बैठी। एक रात जब राहुल सिस्टम के पुराने सर्वर में कुछ फाइल्स एक्सेस कर रहा था, तो एक अजीब सा एन्क्रिप्टेड फोल्डर सामने आया। नाम था शैडो आर्काइव, पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह फोल्डर कंपनी के किसी आधिकारिक यूजर से लिंक नहीं हो रहा था। यह एक तरह का गोस्ट एक्सेस था, सिस्टम में बिना किसी यूजर आईडी के उपस्थिति। राहुल ने तुरंत सविता को बुलाया। मैम, मुझे कुछ मिला है, पर इसके लिए आपके उस डायरी की फिर से जरूरत पड़ेगी। सविता ने बिना कुछ कहे अपनी पुरानी डायरी खोली। उन्होंने कोड्स की वो लाइनें खोजीं जो अनाया ने कभी विशेष स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए दी थीं। राहुल ने एक-एक करके वह कोड्स डाले और आखिरकार फोल्डर खुल गया। स्क्रीन पर कई वीडियो क्लिप्स और टेक्स्ट फाइल्स थीं। उनमें से एक वीडियो चलाया गया। क्लिप में एक कॉफी शॉप थी। कैमरा दूर से रिकॉर्ड कर रहा था। दो लोग दिख रहे थे, एक पुरुष जिसने टोपी और चश्मा पहन रखा था, और दूसरा जो स्पष्ट रूप से कंपनी का कोई अंदरूनी सदस्य था। राहुल ने वीडियो पॉज किया, जूम इन किया, और चेहरा साफ हुआ। वह था अजय वर्मा, कंपनी का मानव संसाधन विभाग का उपप्रमुख। सविता को धक्का लगा।
अजय वही था जिसने कई बार उनसे स्नेह से बात की थी, जिसने अनाया के मामले में सहानुभूति दिखाई थी। लेकिन वह इस क्लिप में किसी अनजान व्यक्ति को एक यूएसबी ड्राइव दे रहा था। यह क्लिप किसने बनाई? राहुल ने हैरानी से पूछा। सविता ने ध्यान से देखा। वीडियो के फ्रेम में कोने में अनाया की पहचान पत्र की एक झलक थी, जैसे यह वीडियो अनाया ने ही रिकॉर्ड किया हो। यह अनाया की फाइल है, सविता फुसफुसाई। अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। अनाया ने कुछ बड़ा देख लिया था। उसने सच्चाई रिकॉर्ड की थी, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। राहुल ने वीडियो की तारीख देखी। यह वही दिन था जब अनाया को कंपनी से निकाला गया था। यह संभव था कि उसने सबूत जमा किया और उसी दिन फंसा दी गई। हमारे पास अब 2 अपराधी हैं, राहुल ने कहा। देशमुख ने दस्तावेज से छेड़छाड़ की, लेकिन अजय, वह तो सीधा डेटा बेच रहा था। सविता की आंखें बंद हो गईं। उसकी सांस गहरी और धीमी थी। इसलिए मेरी बेटी को चुप करा दिया गया। लेकिन सवाल यह है, राहुल ने कहा, कि उन्होंने कैसे पता लगा लिया कि अनाया के पास यह फुटेज है? और क्या यह सब कोई अकेला कर सकता है? सविता ने एक शब्द में उत्तर दिया, नहीं। अब उन्हें पता था कि यह सिर्फ 2 लोगों का षड्यंत्र नहीं था। इसमें कोई और भी शामिल था। कोई ऊपर बैठा हुआ, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था। राहुल ने सुझाव दिया, हमें तुरंत राधिका मैम को ये क्लिप दिखानी चाहिए। लेकिन सविता ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। पहले यह जानना होगा कि अजय अब क्या कर रहा है और उसके पीछे कौन है। अगर हम सीधे सीईओ के पास जाते हैं और वह भी इसमें शामिल है। राहुल चौंक गया। आपका मतलब है कि राधिका भी? नहीं, सविता ने धीमे से कहा, लेकिन हमें यह मानकर चलना होगा कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी राहुल का फोन बजा। एक अनजान नंबर था। उसने उठाया और कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा सर्द पड़ गया। क्या हुआ? सविता ने पूछा। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, कोई जानता है कि हमने ये फाइल देखी है। वह कह रहा है कि अगर हम ये सब सार्वजनिक करें, तो हम बचेंगे नहीं। सविता ने एक पल सोचा, फिर कहा, हम डरेंगे नहीं। मेरी बेटी डरकर मर गई। मैं अब नहीं डरूंगी। लेकिन इस बार वह डर केवल जान का नहीं था, यह था उन सबके भविष्य का जो कंपनी में काम कर रहे थे। एक पूरे तंत्र का, जो किसी एक माँ की चीख के नीचे अब बिखरने को था। अगले कदम से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि यह डेटा सुरक्षित रहे। राहुल ने एक एन्क्रिप्टेड ड्राइव में क्लिप सेव की और एक कॉपी बाहर सुरक्षित लोकेशन पर भेज दी। रात गहराती जा रही थी। बाहर हल्की बारिश होने लगी थी और सविता जानती थीं, अगली सुबह केवल उजाला नहीं लाएगी, वह कुछ ऐसे सच भी लाएगी जो कई सालों से अंधेरे में छिपे थे। अगली सुबह का आकाश धुंध से ढका हुआ था, जैसे आसमान भी किसी गहरे रहस्य का भार झेल रहा हो। सविता देवी जब सूर्यदेव इंडस्ट्रीज पहुंचीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि हर कदम अब सतर्कता से उठाना होगा। उनके पास सबूत थे, लेकिन सच्चाई का वजन जितना भारी होता है, उसकी कीमत उतनी ही खतरनाक। राहुल पहले ही तकनीकी विभाग में था। उसने रात भर का डाटा समेटा था और क्लिप्स को 3 सुरक्षित लोकेशनों में बैकअप के रूप में भेजा था। लेकिन दोनों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अब जो कुछ भी होगा, वह सतह पर नहीं, गहराई में छुपा एक युद्ध होगा। सविता ने आज एक निर्णय लिया था। वह अजय वर्मा से आमने सामने बात करना चाहती थीं। उसकी आंखों में देखकर पूछना चाहती थीं कि क्यों उसने उनकी बेटी को उस भयानक मोड़ तक पहुंचाया जहां से लौटना संभव नहीं था। अजय उस समय अपने ऑफिस में अकेला था, खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे किसी चिंता में डूबा हो। सविता ने दरवाजा खटखटाया। अजय ने मुड़कर देखा और कुछ क्षण के लिए ठिठका। अरे, सविता जी, सब ठीक है? सविता ने बिना समय गवाए कहा, आपसे कुछ बात करनी है, निजी। 5 मिनट। अजय ने इशारे से उन्हें अंदर बुलाया। दरवाजा बंद हुआ और कमरे की नीरवता में सविता ने सीधे सवाल दागा, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक क्लिप मेरे पास है?
जिसमें आप एक अजनबी को यूएसबी सौंपते हुए देखे जा सकते हैं। अजय का चेहरा पल भर में रंगहीन हो गया। उसने नजरें चुराईं, फिर कहा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही है। अनाया? सविता का स्वर काँप रहा था लेकिन दृढ़ था। आपको याद है वह नाम? वही लड़की जिसे आपने कहा था कि वह आपकी छोटी बहन जैसी है। वही, जिसने उस दिन आपकी मदद मांगी थी और आपने उसे साइलेंस कर दिया। अजय ने होंठ भींचे। उसकी उंगलियां कुर्सी की बाहों को कसने लगीं। देखिए, आप नहीं जानती कि उस समय क्या चल रहा था। बहुत दबाव था। मुझे आदेश ऊपर से मिले थे। ऊपर से? सविता ने आगे झुकते हुए कहा। कौन ऊपर से? अजय, मिस्टर देशमुख, या कोई और? अजय अब चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसकी गवाही बन रही थी। मेरी बेटी ने तुम्हें कुछ नहीं किया था। सविता की आवाज अब भारी थी। वह केवल सच्चाई देख बैठी थी। उसने तुम्हारी क्लिप रिकॉर्ड की और तुम सबने उसे गुनहगार बना दिया। अजय ने सिर झुका लिया। मैंने उसे कहा था कि वह कुछ न कहे। मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह जान दे देगी। एक पल के लिए कमरे में केवल सांसों की आवाज थी। फिर सविता ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हारे पास एक मौका है, अजय। या तो तुम खुद सामने आओ, या यह क्लिप तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर देगी, सिर्फ कंपनी के नहीं, कानून के भी। अजय काँप गया। अगर मैंने सब कुछ बता दिया, तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। वे? सविता ने पूछा। अजय ने इधर-उधर देखा, जैसे दीवारों से डर रहा हो। फिर फुसफुसाकर कहा, सिर्फ देशमुख नहीं था। बोर्ड में एक और है, वो जिसके पास असली नियंत्रण है। वही डेटा बाहर भेजता है, वही साइन करता है, वही सबका मुंह बंद करता है। नाम? सविता ने पूछा। अभी नहीं, अजय ने कहा। मुझे सोचने दो। मुझे सुरक्षा चाहिए। सविता ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अजय। वह वहां से निकल गईं, लेकिन उनके मन में अब एक और नाम का शक बैठ चुका था, कोई जो बहुत ऊंचे पद पर था, शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, शायद वही जिसने अनाया को हटवाया, देशमुख और अजय जैसे लोगों को सामने रखकर खुद को बचाए रखा। वह वापस राहुल के पास पहुंची और सारी बातचीत विस्तार से बताई। तो अब हम 3 लोगों को जानते हैं, देशमुख, अजय और कोई तीसरा, कोई जिसे हमने अब तक देखा नहीं। राहुल ने कहा, अब समय है कि हम ये सब सीईओ को बताएं। अगर वह उस तीसरे शख्स में से नहीं है, तो वह हमारी सबसे बड़ी मदद कर सकती है। सविता चुप रहीं। मैं अब भी पूरी तरह राधिका पर भरोसा नहीं कर पा रही। अगर वह भी शामिल हुई तो फिर? राहुल ने कहा, हम मीडिया के पास जाएंगे। नहीं, सविता ने ठोस स्वर में कहा, अभी नहीं। पहले हमें इस तीसरे चेहरे का नाम चाहिए, और वह नाम अजय ही देगा। रात को, जब सविता अपने छोटे से कमरे में बैठी, उन्होंने अनाया की तस्वीर के सामने दिया जलाया। मैं जानती हूँ बेटा, अब बहुत पास है हम, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुझसे जो छीन लिया गया था, वो मैं लौटाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को दांव पर लगाना पड़े। वहीं दूसरी ओर, अजय अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। उसका फोन बजा। एक अनजाना नंबर था। उसने कॉल उठाया। तुमने आज बहुत बोल दिया। दूसरी तरफ की आवाज कठोर और ठंडी थी। अगर अगली बार सविता या उस लड़के से मिले, तो याद रखना, यूएसबी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जान नहीं है। अजय का हाथ कांप गया। वह जानता था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अजय को दी गई धमकी ने उसकी रात की नींद छीन ली थी। वह जानता था कि अब उसका नाम सामने आना सिर्फ एक समय की बात है। वह फोन कॉल की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, ठंडी, नियंत्रित, पर उसे कहीं ज्यादा घातक। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह खेल जितना वह सोचता था, उससे कहीं बड़ा है। दूसरी ओर, सविता देवी अगली सुबह जल्दी ही ऑफिस पहुंचीं। उनके हाथ में अब नई योजना थी। वह जानती थीं कि अगर अजय टूट गया, तो तीसरे शख्स का नाम सामने आ सकता है।
और तभी वह उस जड़ तक पहुंच सकती थीं जिसने अनाया की जिंदगी छीनी थी। राहुल ने उनसे मिलते ही बताया, मैंने अजय को ट्रैक किया है। वह ऑफिस नहीं आया है, लेकिन उसकी लोकेशन एक पुराने गोदाम के पास दिखाई दी। सविता ने तुरंत निर्णय लिया, चलो वहां चलते हैं। अब इंतजार नहीं कर सकते। दोनों एक पुरानी बाइक पर सवार होकर शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़े। वहां एक जर्जर गोदाम के पास अजय अकेला बैठा मिला। उसके चेहरे पर थकावट, डर और पश्चाताप एक साथ झलक रहे थे। सविता ने बिना भूमिका के कहा, अब और मत छुपाओ अजय, नाम बताओ। अजय ने कुछ पल चुप रहकर नजरें झुकाईं। वो आदमी, वही सबका संचालक है। उसका नाम है विनायक नायर। वह कंपनी के बोर्ड में नहीं है, लेकिन हर बड़े फैसले के पीछे वही है। बाहर से वह एक स्वतंत्र सलाहकार दिखता है, लेकिन असल में वह डेटा चोरी और गुप्त सौदों का मास्टरमाइंड है। राहुल हैरान रह गया। विनायक नायर, वह तो कंपनी के शुरुआती सलाहकारों में से एक था। सुना है कि वह अब केवल रिटेनर के रूप में जुड़ा हुआ है। नहीं, अजय ने कहा, वह अब भी सब पर नजर रखता है। उसके पास सबकी जानकारी है, किसे कैसे चुप कराना है, कौन कब टूटेगा, किसे कैसे इस्तेमाल करना है। देशमुख और मैं बस मोहरे थे। सविता ने पूछा, और अनाया? अजय की आंखों में पानी आ गया। उसने विनायक की एक मीटिंग रिकॉर्ड कर ली थी, जहां वह एक बाहरी कंपनी को डेटा बेचने की बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि यह कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने उसे समझाया कि वह पीछे हट जाए, लेकिन जब उसने नहीं मानी, तो मैंने देशमुख को बताया, और फिर विनायक को। उसके बाद सब बहुत तेजी से हुआ। अनाया को निकाला गया, और 2 हफ्ते में वह बोलते बोलते रुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। सविता ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? उसकी आवाज है, अजय ने कहा। एक रिकॉर्डिंग जो मैंने खुद रख ली थी, डर के मारे। शायद अंत समय में खुद को बचाने के लिए। उसने अपने फोन से एक ऑडियो फाइल निकाली। उसमें विनायक की आवाज थी। कंपनी के अंदर कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें याद दिलाओ कि किसका डेटा है, किसके दस्तखत है, और किसका सिस्टम तक पूरा एक्सेस है। जो नहीं माने, उन्हें सिस्टम से निकालो, हमेशा के लिए। सविता और राहुल दोनों स्तब्ध रह गए। अब उनके पास वह था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक कन्फेशन, एक नाम और एक सबूत। राहुल ने तुरंत निर्णय लिया, हमें इसे राधिका मैम तक पहुंचाना होगा। लेकिन सविता के चेहरे पर संशय झलक रहा था। अगर विनायक अब भी कंपनी के आंतरिक सिस्टम से जुड़ा है, तो यह जानकारी राधिका तक पहुंचने से पहले ही लीक हो सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। अजय ने एक सुझाव दिया। कंपनी के पास एक ब्लाइंड इंटेग्रिटी सर्वर है, जो कानूनी रिपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम यह ऑडियो वहां लॉग कर दें, तो यह सीधे एक स्वतंत्र जांच समिति को जाएगा। राहुल ने कहा, ठीक है, लेकिन ये सब करने के लिए हमें मुख्य सर्वर तक पहुंचना होगा, और वह एक सुरक्षित जोन में है। सविता ने कहा, तैयार हो जाओ, ये आखिरी लड़ाई हो सकती है। तीनों उसी शाम कंपनी पहुंचे। राहुल ने अजय की मदद से एक्सेस कोड्स तैयार किए। वे देर रात तक इंतजार करते रहे जब तक सुरक्षा कम हो गई। फिर वे सर्वर रूम की ओर बढ़े। सर्वर रूम ठंडा और सुनसान था। अंदर गूंजती मशीनों की आवाज और हरे नीले लाइटों की चमक थी। राहुल ने ऑडियो फाइल को लॉक करना शुरू किया। अजय ने निगरानी कैमरों को डिसेबल किया। सविता निगाहें दरवाजे पर रखे खड़ी थीं। तभी दरवाजा खुला। वह खुद था, विनायक नायर। सादा सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में शिकारी की तरह चमक। मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ आओगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। राहुल कंप्यूटर से हटने ही वाला था कि विनायक ने जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला और हवा में लहराया। बस एक बटन, और सारी फाइल्स उड़ जाएंगी। सविता ने उसकी आंखों में देखा। तुमने मेरी बेटी को मारा। विनायक ने सिर झुकाया,
जैसे क्षणभर के लिए वह मान रहा हो। फिर बोला, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार थी, लेकिन वो यह नहीं समझ पाई कि सिस्टम में बदलाव का साहस उसकी कीमत होती है, और अब वही कीमत तुम चुकाओगे, सविता ने कहा। राहुल ने तभी चुपचाप एक बैकअप चैनल चालू कर दिया, जिससे डेटा एक सुरक्षित सर्वर पर ट्रांसफर हो रहा था। तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, राहुल बोला, लेकिन अब तुम रिकॉर्ड हो चुके हो। विनायक की आंखों में क्रोध उमड़ आया। उसने डिवाइस चालू किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फाइलें सुरक्षित जगह पहुंच चुकी थीं। अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, सविता ने कहा, यह हर उस आवाज की है जिसे तुम्हारे जैसे लोग चुप कराते आए हैं। विनायक कुछ कहने ही वाला था कि कंपनी की सुरक्षा टीम वहां पहुंच गई। शायद राधिका ने पहले से निर्देश दिए थे। विनायक को हिरासत में ले लिया गया। उस रात पहली बार सविता को लगा कि उनकी बेटी की आत्मा अब मुस्करा रही होगी। और अगले दिन जब सूरज निकला, वह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, वह न्याय का पहला उजाला था। सविता, राहुल और अजय को यह संतोष अवश्य था कि वे आखिरकार विनायक नायर को बेनकाब कर पाए। वह व्यक्ति जिसने पर्दे के पीछे से खेल रचा, अब कानून के शिकंजे में था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक मोहरा गिराने जैसा था और असली खेल अभी बाकी था। अगली सुबह कंपनी का मुख्य डैशबोर्ड अनियमित व्यवहार दिखाने लगा। डेटा लॉग्स में गड़बड़ी, रिपोर्ट्स गायब और फाइलों में छेड़छाड़ की सूचना आने लगी। राहुल को तुरंत सूचना मिली कि सर्वर सिस्टम में किसी ने रिकर्सिव वाइप नामक स्क्रिप्ट चला दी है, एक ऐसा कोड जो हर कुछ घंटों में डेटा को धीरे धीरे मिटाता है ताकि ट्रेस करना नामुमकिन हो। सविता जब ऑफिस पहुंची तो वहां हड़कंप मचा हुआ था। कई टीमें अपनी जगहों पर बैठी थीं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राहुल ने आते ही कहा, ये कोई साधारण हैक नहीं है, यह इंटरनल एक्सेस से हुआ है। यानी किसी ऐसे व्यक्ति ने यह स्क्रिप्ट एक्टिव की है जिसे अभी भी सिस्टम के अंदर विशेष अधिकार प्राप्त है। विनायक तो गिरफ्तार हो चुका है, सविता ने कहा। हाँ, राहुल ने जवाब दिया, लेकिन क्या आपने देखा कि उसके पकड़े जाने के बाद उसने एक भी शब्द नहीं कहा? ना कोई बचाव, ना कोई दलील, जैसे वह जानता हो कि उसके बाद भी कुछ होने वाला है। तभी अजय दौड़ता हुआ आया। मुझे पुराने लॉग्स में एक टाइम बॉम्ब कोर मिला है। विनायक ने 6 महीने पहले ही एक स्क्रिप्ट डाली थी जो उसकी गिरफ्तारी या निष्कासन की स्थिति में अपने आप एक्टिव हो जाती। इसका मकसद है कंपनी की सबसे संवेदनशील जानकारी को नष्ट कर देना। सविता का चेहरा सख्त हो गया। वह हारने के बाद भी सब कुछ तबाह करना चाहता है, जैसे वह किसी और को ये जानकारी नहीं सौंपना चाहता। और सबसे बड़ी बात, राहुल ने जोड़ा, इस कोड को रोकने का एक ही तरीका है, उसे उसी लॉजिक पैटर्न से काटना जो सिर्फ विनायक को पता था। एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर सविता ने कहा, लेकिन अगर अनाया ने कभी उसका कोड समझा हो तो वह जानकारी कहीं न कहीं हमारी पहुंच में हो सकती है। अजय ने तुरंत कहा, उसकी एक और नोटबुक थी जो उसे हमेशा अपने साथ रखनी होती थी। वह कंपनी से निकाले जाने से पहले अपनी चीजें समेट रही थी, तब वह नोटबुक शायद सुरक्षा विभाग के स्टोरेज में चली गई। सविता ने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। वह सीधी सुरक्षा डिपार्टमेंट की ओर बढ़ी। रास्ते में कई कर्मचारियों ने उन्हें देखा, कुछ ने आदर से सिर झुकाया, कुछ ने हैरानी से। एक सफाई कर्मी जो अब कंपनी की सुरक्षा का चेहरा बन चुकी थी, यह किसी को पच नहीं रहा था। स्टोरेज रूम में फाइलों के ढेर के बीच एक पुराना लेबल लगा हुआ डिब्बा मिला, देवी, अनाया, एग्जिट्स लेवल 3। सविता ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। उसमें किताबें, एक पेन, एक टूटा हुआ आईडी कार्ड और सबसे नीचे एक लाल रंग की छोटी डायरी थी। सविता ने डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटे। उनमें कोडिंग के नोट्स, थ्योरी, शॉर्टकट्स और सबसे पीछे एक शीर्षक था, फेल सेफ पैटर्न इफ आई डिसअपियर। राहुल ने डायरी ली और तुरंत पढ़ने लगा। यह वही लॉजिक है। विनायक ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वह एक 3 स्तरीय फेल सेफ सिस्टम से बनी है।
और अनाया ने हर स्तर का ब्रेक पॉइंट यहाँ लिखा है। वह जानती थी कि कभी ऐसा हो सकता है। सविता की आंखें नम हो गईं। मेरी बेटी जानती थी कि वह किससे लड़ रही है। वह हारने के लिए नहीं, सच्चाई बचाने के लिए तैयार थी। राहुल ने तुरंत आईटी टीम को डायरी की जानकारी दी और सिस्टम लॉगिन शुरू किया। लेकिन तभी कंपनी के मुख्य मॉनिटर पर एक चेतावनी आई, आपके पास डेटा को बचाने के लिए केवल 27 मिनट शेष है। अजय ने सबको सतर्क किया। हमें इस टाइमर के भीतर तीनों ब्रेक पॉइंट निष्क्रिय करने होंगे। एक भी चूक हुई तो सभी डेटा मिट जाएगा। राहुल और अजय कंप्यूटर पर बैठ गए, जबकि सविता डायरी के पन्ने पलट पलट कर उन्हें निर्देश देती रहीं। पहला ब्रेक पॉइंट, फायरवॉल लॉक, निष्क्रिय किया गया। दूसरा ब्रेक पॉइंट, डिवाइस यूजर टैग कोड, थोड़ा जटिल था, लेकिन अनाया ने उसमें एक टिप लिखी थी, कोड को व्यक्ति नहीं, उसकी आदतों से पहचानो। राहुल को याद आया, विनायक हर फाइल को सेव करते समय उसका नाम उल्टा लिखा करता था। उन्होंने उसी लॉजिक से पासवर्ड डिकोड किया। ब्रेक पॉइंट 2 भी टूट गया। अब बचे थे 6 मिनट। सबसे आखिरी और खतरनाक लेयर, रिकर्सिव वाइप लूप। यह वह स्क्रिप्ट थी जो हर 30 सेकंड में खुद को अपडेट करती थी। सविता ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहाँ एक पंक्ति थी, मुझे भरोसा है, मेरी माँ इसे पढ़ेगी। उसके नीचे 3 लाइनें कोर की थीं। वह विनायक की स्क्रिप्ट को तोड़ने का मास्टर की थी। राहुल ने बिना समय गवाए कोर इनपुट किया। स्क्रीन एक क्षण के लिए ब्लिंक हुई। फिर लिखा आया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल डिसेबल्ड, डेटा इंटेग्रिटी रिस्टोर्ड। कंपनी का सिस्टम बच गया था। पूरे ऑफिस में एक लंबी सांस की आवाज सुनाई दी, जैसे सभी ने पहली बार गहरी राहत ली हो। सविता कुर्सी पर बैठ गईं। उसकी मुट्ठी में अब भी वह लाल डायरी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें पीड़ा नहीं थी। यह आंसू थे संतोष के, उसकी बेटी अनाया ने जो अधूरा छोड़ा था, वह अब पूरा हुआ। राहुल ने धीमे से कहा, आपकी बेटी ने आज हमें फिर से बचा लिया। सविता ने जवाब दिया, नहीं, वह कभी गई ही नहीं थी। वह हर उस कोर में थी जो उसने लिखा था, हर उस सच में जिसे उसने संभाल कर रखा। वह हम सब में जिंदा है। लेकिन जैसे ही सविता ने डायरी को समेटा, एक छोटा नोट उसमें से गिरा, एक और सुराग, शायद एक और अनकहा रहस्य। और उन्हें अब मालूम था, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सविता की हथेलियों में वह छोटा सा कागज काँप रहा था। वह कागज, जो अनाया की लाल डायरी से अचानक गिरा था, इतना साधारण लग रहा था जैसे किसी ने जल्दी में उसे फाड़कर उसमें कुछ लिख छोड़ा हो। लेकिन उसकी स्याही अब भी ताज़ा थी, मानो वह किसी हालिया चेतावनी का संदेश हो। सविता ने धीमे से उसे खोला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, वह जो सबसे पास था वही सबसे दूर निकला। नीचे एक नाम लिखा था, आदित्य वर्मा। सविता के मन में एक झटका सा लगा। आदित्य, वही व्यक्ति जिसने अनाया को पहली बार इस नौकरी में मदद की थी, जिसने उसे कोडिंग में गाइड किया था और जो हर मीटिंग में सविता को आदर से आंटी कहकर संबोधित करता था। वह जो हर बार विनायक के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की बात करता था। ये नाम क्यों लिखा है, अनाया ने? सविता ने अजय और राहुल से पूछा। राहुल गंभीर हो गया। मैंने आदित्य को कभी संदेह की नज़रों से नहीं देखा। वह तो हर बार हमें समर्थन देता रहा है। यही तो है, सविता ने धीमे से कहा, सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे हम सबसे कम संदेह करते हैं। अजय ने तुरंत सिस्टम लॉग्स चेक करना शुरू किया। अगर आदित्य भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, तो कहीं न कहीं कोई डिजिटल सबूत जरूर होगा। कुछ देर की खोजबीन के बाद अजय को एक फाइल मिली, एक एन्क्रिप्टेड डायरेक्टरी, जो सिर्फ एक सुपर एडमिन द्वारा एक्सेस की जा सकती थी। और उस एक्सेस को आखिरी बार किया गया था 3 दिन पहले, आदित्य वर्मा द्वारा। राहुल ने भौहें सिकोड़ लीं, पर आदित्य ने तो कहा था कि वह छुट्टी पर है और सारे सिस्टम से लॉग आउट कर चुका है। अगर ऐसा है, तो वह झूठ बोल रहा है। सविता ने धीरे से कहा, हमें उससे सीधे बात करनी होगी। उसी दिन दोपहर को आदित्य कॉर्पोरेट बोर्डरूम में पहुंचा।
वह अब भी अपने पुराने आत्मविश्वास में था, चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान। आंटी, उसने सविता को देखा और मुस्कराया। सुना आपने सिस्टम सेव कर लिया, आप तो अब हमारी साइबर हीरो बन गई है। सविता ने जवाब नहीं दिया। उसने डायरी से वह पन्ना निकाला और आदित्य के सामने रखा। यह अनाया का लिखा है और इसमें तुम्हारा नाम है। आदित्य की मुस्कान क्षण भर को जमी रही, फिर हल्के से फीकी पड़ गई। यह क्या मजाक है? उसने कहा, मेरा नाम क्यों होगा इसमें? मैं तो। झूठ मत बोलो, राहुल ने तीखी आवाज में कहा। हमारे पास लॉग है, तुम्हारे एक्सेस की, उस सिस्टम की जहां विनायक की स्क्रिप्ट थी। आदित्य की आंखों में एक झलक कौंधी, भय या शायद क्रोध। क्यों किया तुमने ऐसा? सविता ने पूछा। तुम तो अनाया के सबसे करीबी दोस्तों में से थे। क्या तुम भी उसका इस्तेमाल कर रहे थे? कुछ देर चुप्पी रही। फिर आदित्य ने अपनी गर्दन झुकाई और धीमे से बोला, मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बहुत देर से समझा कि मैं खुद किस खेल में फंस चुका हूं। क्या मतलब? अजय ने पूछा। विनायक ही नहीं, बल्कि पूरा एक नेटवर्क था। विदेशी कंपनियां, डाटा ट्रेडिंग सिंडिकेट और यहां तक कि कुछ सरकारी संपर्क भी। मैं पहले बस एक टूल था उनके लिए, सिस्टम की छोटी मोटी जानकारियां देता था, बदले में प्रमोशन मिलता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि अनाया उस सिस्टम में गहराई से घुस गई थी। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो वह देखना नहीं चाहती थी। सविता की आंखें भर आईं और फिर उन्होंने मुझसे कहा, या तो मैं अनाया को सिस्टम से बाहर कर दूं, या फिर मैं भी बर्बाद हो जाऊं। मैंने कोशिश की कि वह खुद ही बाहर निकल जाए। उसे मैंने कई बार समझाया कि वो सिस्टम से हट जाए, लेकिन उसने नहीं सुना। तो तुमने उसे फंसाया? राहुल ने गुस्से में पूछा। नहीं, आदित्य चीखा, मैंने सिर्फ चुप्पी ओढ़ ली। मैं उसे बचा सकता था, पर डर गया, और उसी चुप्पी ने उसे निगल लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य की आंखों में पछतावा था, पर वह पछतावा अब किसी को लौटा नहीं सकता था। अगर तुम सच कह रहे हो, सविता ने संयम से कहा, तो अब भी मौका है। उस नेटवर्क के खिलाफ गवाही दो, सब कुछ उजागर करो। आदित्य ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात और है। क्या? अजय ने पूछा। जो कोर अभी हमने बंद किया, वो आखिरी नहीं था। सबके चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। नेटवर्क ने एक और प्लान तैयार किया था, जिसे फेज 2 फीट कहा जाता है। अगर कोर नाकाम हो जाए, तो वे फिजिकल डिसरप्शन का सहारा लेंगे। इसका मतलब है सर्वर फार्म पर हमला, मुख्य कंप्यूटर को फिजिकल डैमेज देना। कब? राहुल ने पूछा। आज रात, आदित्य ने जवाब दिया। उन्होंने प्लान भेजा था एक इनक्रिप्टेड फाइल में, और अगर हम अभी नहीं रुके, तो सुबह तक कुछ नहीं बचेगा। सविता ने गहरी सांस ली। यह युद्ध सिर्फ डिजिटल नहीं था, यह अब असल जिंदगी में उतर चुका था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने कहा। हमें पुलिस, साइबर सेल और अपने भरोसेमंद स्टाफ को एक साथ लाना होगा। इस बार हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, इस बार हम हमला करेंगे। और वहीं से अगली लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई, रात की उस आंधी के लिए जो बस आने ही वाली थी। रात के 10 बज चुके थे। मुंबई की गलियों में हलचल थी, लेकिन श्रीवास्तव कॉरपोरेशन के सर्वर फार्म के बाहर अजीब सी खामोशी पसरी थी। ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे और भीतर गूंजती ठंडी हवा। लेकिन इस खामोशी के नीचे एक तूफान पनप रहा था। सविता, अजय, राहुल और आदित्य, सभी लोग अब कंपनी के एक गुप्त मॉनिटरिंग रूम में जमा थे, जहां से सर्वर फार्म की गतिविधियां ट्रैक की जा सकती थीं। आदित्य ने उन्हें बताया था कि फेज 2 योजना के अनुसार आज रात 2 बजे तक सर्वर हॉल में एक विशेष विस्फोटक उपकरण प्लांट किया जाना था, जो डाटा सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। उनके पास अंदरूनी मदद होगी, आदित्य ने कहा, क्योंकि सुरक्षा प्रणाली इतनी आसान नहीं कि कोई बाहर से घुस सके। इसका मतलब है, अब भी कोई हमारे ही लोगों में से है, जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है।
राहुल ने तुरंत गार्ड शेड्यूल्स और एक्सेस लॉग्स की समीक्षा शुरू की। यहाँ देखो, उसने कहा, रात 2 बजे से ठीक पहले एक नया शिफ्ट चेंज जोड़ा गया है और उसमें एक नया नाम है, प्रकाश पटेल, जो सुरक्षा विभाग में सिर्फ 1 सप्ताह पहले जोड़ा गया था। फर्जी नाम, अजय फुसफुसाया। हमें समय से पहले उस कमरे में पहुंचना होगा, सविता ने कहा। हम पुलिस को भी सूचना देंगे, लेकिन हमें खुद भी अंदर जाकर स्थिति को नियंत्रित करना होगा। अजय और राहुल ने एक फील्ड प्लान तैयार किया। एक टीम सर्वर हॉल के कंट्रोल रूम से वीडियो मॉनिटरिंग करेगी, दूसरी टीम प्रत्यक्ष रूप से सर्वर रूम के पास रहेगी और तीसरी टीम मुख्य गेट और बैकअप पावर रूम पर नजर रखेगी। सविता ने खुद को टीम 2 में शामिल किया। उसने तय कर लिया था, इस बार वह सिर्फ दर्शक नहीं होगी। रात के 1:40 हुए थे। सब अपनी अपनी जगह पर तैनात हो चुके थे। घड़ी की टिक-टिक अब किसी बम के टाइमर जैसी लग रही थी। अंदर सर्वर रूम में एक हल्की सी आहट हुई। सीसीटीवी पर एक छाया झलकी, काले कपड़े, चेहरे पर मास्क, कंधे पर एक बैग। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कमरे के कोने में एक छोटा सा पैनल खोला गया। उसके भीतर से उसने एक डिवाइस निकाली, छोटा लेकिन खतरनाक। वह उसे जोड़ने ही वाला था कि अचानक लाइट्स फ्लैश हुईं और दरवाजा खुला। रुको! सविता की आवाज गूंजी। घुसपैठिए ने तुरंत अपना बैग उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन अजय और राहुल पहले से तैयार थे। दोनों ने उसे घेर लिया। थोड़ी झड़प हुई, लेकिन जल्द ही वह पकड़ में आ गया। उसका मास्क उतारा गया। चेहरा सबके लिए चौंकाने वाला था। रंजन शेट्टी, एटी सपोर्ट टीम का वरिष्ठ इंजीनियर, जो वर्षों से कंपनी में था और हमेशा सबसे वफादार समझा जाता था। तुम? सविता फुसफुसाई। हाँ, मैं, रंजन ने करवाहट से कहा। तुम लोगों को लगता था कि एक सफाईकर्मी कंपनी की रीछ बन सकती है, जबकि हम जैसे लोग, जो सिस्टम चलाते हैं, हमेशा पीछे छूट जाते हैं। तो तुमने यह रास्ता चुना, राहुल ने गुस्से से कहा। मैंने सिर्फ बराबरी चाही, रंजन चीखा। उन लोगों ने मुझे हर बार प्रमोशन से वंचित किया, हर बार किसी चमचले को आगे बढ़ाया, और जब बाहर के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, तब मुझे लगा, शायद अब मेरा वक्त आ गया है। और अनाया? सविता ने पूछा। उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? रंजन चुप हो गया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए पछतावा झलका, फिर वह सिर झुकाकर बैठ गया। उसी समय पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया और विस्फोटक डिवाइस को निष्क्रिय किया गया। सब कुछ शांत हो गया था। बाहर की हवा अब भीग रही थी, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, मानो आसमान भी राहत की सांस ले रहा हो। लेकिन तभी आदित्य ने सविता को एक ओर बुलाया। यह तो सिर्फ एक मोहरा था, उसने कहा। असली मास्टरमाइंड अब भी बाहर है, और वो जान चुका है कि हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो अगला हमला कहाँ से होगा? सविता ने पूछा। आदित्य ने जेब से एक और फोल्डर निकाला। उसमें एक नक्शा था, कुछ डेटा सेंटर, कुछ विदेशी बैंक अकाउंट्स और एक कोर नेम, ब्लैक मोहर। यही हमारा अगला टारगेट है, आदित्य ने कहा। सविता ने नक्शे को देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखा, जहां बादल अब गहराने लगे थे। तो अब यह खेल देश से बाहर जा चुका है, उसने कहा, और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। मुंबई की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। आसमान में बादल थे, लेकिन हवा में एक बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। श्रीवास्तव कॉरपोरेशन का मुख्यालय अब पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में था, लेकिन सविता जानती थी, खतरा अब बाहर से नहीं, बल्कि कहीं बहुत गहराई में था।